डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और बात करेंगे इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की 11वीं क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी हमारी और हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में नए लेसन की शुरुआत करेंगे। लेसन संख्या 3 उसकी शुरुआत करते हैं। पाठ या अध्याय 3 की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी है। तो पाठ संख्या जो 3 है उसके अगर नाम की बात करें तो लिखा है पृथ्वी की आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की अंदर वाली जो संरचना है उसकी बात करेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ में क्या क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और किस प्रकार से हमें पृथ्वी के आंतरिक भूभाग के बारे में जानकारी मिलती है। बात समझने वाली है, इसलिए समझना ज़रूरी है, ध्यान देना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं पृथ्वी की बात करूँ तो आपको पता है पृथ्वी गोल है, एक अंडा के आकार की, और इस पृथ्वी के अंदर धरातल में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। लेकिन अगर उनके बारे में बात करें तो हमें कैसे पता लगेगा कि पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में क्या पाया जाता है। अगर हम आंतरिक भूभाग की बात करें तो हमें ऐसे विभिन्न स्रोत प्राप्त हैं, हमारे पास में मिले हुए हैं, जिससे अपन को पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो पहले तो अपन को जानकारी के साधन पता होना चाहिए कि भूगर्भ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम पढ़ेंगे कि जो भूगर्भ है पृथ्वी के अंदर का, उसकी जानकारी कैसे होती है, उनके साधन कौन कौन से हैं, जानकारी के साधन पढ़ेंगे हम। ठीक है, जानकारी के साधन पढ़ने हमें कि भूगर्भ में ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से तत्व माध्यम हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर अनेक चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी देती हैं। आप सभी जानते हो कि पृथ्वी गोल है, उसका भी एक अपना व्यास है। अगर हम व्यास की बात करें और त्रिज्या की, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आपकी है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, मतलब व्यास का दूना हो गया। तो इतनी बड़ी पृथ्वी है और इसके अंदर क्या क्या है इसको समझना बड़ा मुश्किल है। और पृथ्वी गोल है और इसके अंदर हम जाकर नहीं समझ सकते हैं कि अंदर पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अंदर बहुत गहराई है, इतनी बड़ी इसकी त्रिज्या है, इतने लंबे किलोमीटर, और पृथ्वी के अंदर जाकर हम बिल्कुल जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते पृथ्वी के अंदर क्या है। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे गर्मी बढ़ती रहती है और गर्मी से हम ज़्यादा समय तक, ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे नमूने हैं, उन नमूनों को देख करके, उस पदार्थों को देख कर हमें पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी होती है कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, वो हमें जब बाहर आती है किसी माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से हो सकता है, किसी और भी तरीके से, तो हम उनकी संरचना को देख करके समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। खैर, हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है, भूगर्भ में क्या क्या है, इतनी गहराई में कौन कौन से किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, वो भी समझना हमको ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो 2 चीज़ों के आधार पर इनके स्रोत हैं। एक प्रत्यक्ष स्रोत हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी हमें देते हैं, और एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो भूगर्भ की जानकारी के लिए हमारे पास में 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत, एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। अब अपन को ये समझना है कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं जो हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी देते हैं, और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं जो पृथ्वी के अंदर वाली चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो पहले एक ही चीज़ की बात करेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत की। पृथ्वी से सबसे आसानी जो चीज़ है वो अंदर है ठोस पदार्थ की चट्टानें, जो हमको अंदर से मिलती हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है? चट्टानें पाई जाती हैं।
उन चट्टानों को देख करके हमें पता लग जाएगा कि भूगर्भ की स्थिति क्या है। अगर हम इन चट्टानों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जब हम खनन करते हैं किसी चीज़ या किसी धातु के खोजबीन के तरीके से या खनन कार्य करते हैं, तब हमारे सामने अनेक प्रकार की चट्टानें आती हैं। उन चट्टानों को देखकर हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूगर्भ किस प्रकार का है, ठीक है। लेकिन क्या हम चट्टानों को ज़्यादा गहरे तक खो सकते हैं? क्या हम जो खनन क्षेत्र है या जहाँ खनन करते हैं वो ज़्यादा गहरा में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें तो दो दक्षिण अफ्रीका हैं और वहाँ पर एक सोने की खान है, गोल्ड की खान है, जो ज़मीन के अंदर 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। कितनी गहरी है? 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। और आपको बता दें कि ये सबसे गहरी है। इससे गहरे में जाना बड़ा मुश्किल है। अब ज़मीन के अंदर गहराई में कितना जा सकते हो? 3-4 किलोमीटर। उससे ज़्यादा जाएंगे तो ताप की इतनी वृद्धि हो जाती है कि रहना तो बड़ा मुश्किल है और जाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गहराई के साथ साथ में तापमान में वृद्धि होती रहती है और तापमान की वृद्धि की वजह से हम ज़्यादा गहरे नहीं जा सकते। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को ढूंढने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ नए नए तरीके अपनाए, कुछ नई नई विधियाँ अपनाई, नई नई परियोजनाएँ, कुछ नए नए प्रोजेक्ट बनाए, ताकि हम पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। खनन के अतिरिक्त और भी जो विधियाँ हैं, उन विधियों के नाम ज़रूर याद करें। उनका मतलब यह है कि भी हम ज़मीन के अंदर इस प्रकार से सिस्टम करेंगे कि अंदर से हम गहराई में आराम से खोद सकते हैं, जितना गहरा खोद सकते हैं। तो वो भी तो एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है, वो भी समझना ज़रूरी है। इसके लिए 2 परियोजना हैं। पृथ्वी के अंदर वाली चीज़ को समझने के लिए, अंदर क्या क्या है उस बात को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से 2 स्रोत हैं। मतलब प्रत्यक्ष में भी 2 चीज़ें, 2 परियोजनाएँ हैं। उन परियोजनाओं का नाम याद करें। एक तो है कि जो गहरे समुद्र है, गहरे समुद्र में, कहाँ पर? गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना चलाई है उन्होंने। कौन सी परियोजना? प्रवेधन परियोजना चलाई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो पहली परियोजना है वो है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। पहली परियोजना तो ये है कि गहरे समुद्र में गहराई में आराम से डीप करके, खोद करके अंदर से गहराई से भी चीज़ें निकालना। एक तो ये है। दूसरी जो विधि है, परियोजना है, वो है आपकी इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। मतलब क्या हुआ? समन्वित महासागरीय प्रवेधन योजना या परियोजना। तो पहली बात समझनी है आपको कि भूगर्भ की स्थिति को समझने के लिए हमारे पास में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, उसमें से पहला पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में हम सबसे पहले चट्टानों के माध्यम से अपने पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ सकते हैं। लेकिन चट्टानों के माध्यम से हम कितना समझ सकते हैं? हाँ, 2-3 किलोमीटर हम खनन करेंगे तो वहाँ तक चट्टानें हम समझ सकते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में एक सोने की खान है जो लगभग 3-4 किलोमीटर गहरी है। उससे ज़्यादा अपन नहीं गहरे में जा सकते हैं क्योंकि तापमान बढ़ता है। तो वैज्ञानिकों ने, ज्योग्राफिकलों ने कुछ ऐसी तकनीकें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी परियोजनाएँ चलाई हैं जिससे वो भूगर्भ की कंडीशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2 योजना चलाई है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एक तो के इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इनका मतलब ये हुआ कि एक तो गहरे समुद्र में जा कर के वहाँ से अंदर से ड्रिलिंग करना, अंदर से गहरे में खोदना। एक है कि जो महासागरीय हैं उसमें चीज़ों को जोड़ करके, महासागरीय को साथ में लेकर, समन्वित साथ में लेकर, साथ में जोड़ करके ही महासागर की गहराई में खोदना। ये है, आपको ध्यान रखना। अगर हम सबसे गहरे प्रवेधन की बात करें, ड्रिल की बात करें, तो
संसार में सबसे गहरा जो खड्डा है ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के भूपट्टी से इतना गहरा खड्डा खोदा है, अगर उस सबसे गहरे की बात करें या ड्रिल बोलूँ या प्रवेदन बोलूँ, एक ही बात है। तो वो है कोला क्षेत्र में। कहाँ पर है? कोला क्षेत्र में। और ये कोला क्षेत्र कहाँ है? आर्कटिक महासागर में है। कहाँ है? आर्कटिक महासागर में है। और इस महासागर के अंदर सबसे गहरा खड्डा खोदा गया है 12 किलोमीटर। तो वापस सुनेंगे कि अब तक का संसार का सबसे गहरा जो खड्डा है वो 12 किलोमीटर तक ज़मीन में खोदा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसको प्रवेदन या ड्रिल किया गया, मतलब अंदर गहरा खड्डा खोदा गया है। वो कोला क्षेत्र में, वो आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजना भी इसमें शामिल हैं। जब हम गहरे भूभाग से खोदते हैं, अंदर से छोटे छोटे पदार्थों को निकालते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलती है पृथ्वी के अंदर जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी का आंतरिक भूभाग है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रत्यक्ष रूप में, तो ज्वालामुखी से भी हमें पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ज्वालामुखी जब भी उद्गार होता है ज्वालामुखी का, तो उसके साथ में अनेक प्रकार की चीज़ें आती हैं। जैसे ज्वालामुखी जब भी बाहर निकलती है तो ज्वालामुखी अपने साथ में लावा लेकर आती है धरती से, अंदर से आंतरिक भूभाग पर, धरती के ऊपर। और उन लावा को हम प्रयोगशाला में लेकर उसकी जांच पड़ताल करके उस समय के बारे में हमको पता लगता है। लेकिन जो ये लावा या मैग्मा है वो कितनी गहराई से आना, ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं ज्वालामुखी की बात करूँ तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज़मीन के अंदर से लावा और मैग्मा वगैरह इस प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। जब हम ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। तो ज्वालामुखी भी एक प्रत्यक्ष स्रोत है भूगर्भ के बारे में जानकारी लेने के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ज्वालामुखी भी एक प्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानने का। और जब ज्वालामुखी के साथ में लावा वगैरह निकलता है तो उसको प्रयोगशाला में लेकर जाते हैं और वहाँ से इसका अन्वेषण करके, जांच पड़ताल करके हम उसके बारे में ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी कैसी है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है कि जब ज्वालामुखी से कोई लावा बाहर निकलता है, अब जब उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो पता तो लगता है कि ज़मीन के अंदर की क्या क्या प्रक्रिया है, क्या सिस्टम है। लेकिन वो जो लावा ज़मीन के ऊपर आया है, ज़मीन से बाहर निकला है, वो कितनी गहराई से आया है, ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें ये अनुमान पूर्णतः से लगा नहीं पाते हैं कि ज़मीन के किस भूगर्भ की जानकारी दे रहा है। सिंपल सी बात है। तो प्रत्येक स्रोत के अंदर मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में बात की है। एक तो खनन की, ये परियोजनाएँ की हैं, एक ज्वालामुखी की हैं। अब पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। ऐसे अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट रिसोर्स या सोर्स कौन कौन से हैं जिससे अपन पृथ्वी के आंतरिक भूभाग को समझ सकते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत, ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करें, उसकी गुण धर्म की, उसकी विश्लेषण की बात करें, तो वो हमें पृथ्वी के आंतरिक चीज़ों के बारे में जानकारी देता है कि आखिर पृथ्वी के आंतरिक क्या सिस्टम है। हमने खनन की बात की तो खनन से भी पता लगता है, क्योंकि इसमें समस्या तो एक तो आती है कि तापमान बढ़ता है खनन जैसे आगे गहराई में जाता है। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिससे पर उनको पता लगेगा कि पृथ्वी के आंतरिक भूभाग की क्या कंडीशन है। और एक बात आपको पता होगी कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता है, दबाव में वृद्धि होती है और घनत्व भी पदार्थ का बढ़ता रहता है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान इंक्रीज होगा या सीधी सी बातें बढ़ेगा। इसके अलावा दबाव भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है पदार्थ का, ये ध्यान रखना है। और अगर हम पूरे पृथ्वी की कुल मोटाई को देखें तो बड़ा गहरा है। हमने अभी व्यास की बात की कि 6000, अगर हम मान लो ड्रिलिंग करके प्रवेदन करके 6317 किलोमीटर जाए तो भी आधी पृथ्वी होगी। वो कितनी होगी? आधी होगी, और वो पृथ्वी का केंद्र होगा। तो इतना किलोमीटर अपन को गहरा जाएंगे तो अपन पृथ्वी के बीच के केंद्र तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर मान लो, तो
तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 6370 किलोमीटर। अगर अपन यहाँ बैठे और यहाँ से अपन कुछ ऐसा सिस्टम खुदाई किए, ड्रिलिंग किए हैं, तो खोदते खोदते अगर अपन यहाँ तक आएंगे 6370 किलोमीटर, तब अपन को इसके अंदर वाली चीज़ समझ में आएगी। और अपन इतना तक जा ही नहीं पा रहे हैं। अपन यहाँ अधिकतम 12 किलोमीटर गए हैं हाल फिलहाल, तो खनन के माध्यम से 4-3 किलोमीटर और जो ड्रिलिंग सिस्टम है उसके माध्यम से 12 किलोमीटर। तो इतने ज़्यादा गहराई में हम जा नहीं सकते, क्या कंडीशन उसको समझ नहीं सकते हैं, ये भी अपन को पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे अपन ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या सिस्टम है। एक तो अपन उल्का पिंडों के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक चीज़ें के बारे में क्या क्या जानकारी हो सकती है। तो अब प्रत्येक जो स्रोत है उसमें एक उल्काएँ आती है, उल्का पिंड। दरअसल अगर उस उल्काओं को देखें तो अपन को पूर्णतः सही जानकारी तो अनुमान तो नहीं हो सकता है कि ये पृथ्वी का ही है। जैसे अपन ऊपर उल्का पिंड होता क्या है, जो ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, दरअसल वो माना जाता है वो पदार्थ ग्रहों के से ही टूटकर अलग बिखरे हुए हैं। अगर वो किसी पृथ्वी पर आकर गिर जाएं तो उन उल्का पिंडों को देखें तो वो अपने ये समझ लेते हैं कि उन उल्का पिंडों की जो कंडीशन है वो वैसी कंडीशन है जैसे ग्रहों की कंडीशन है। अर्थात ये हुआ कि अगर उन उल्का पिंडों का हम व्यवस्थित अध्ययन कर पाएंगे तो अपन को ये समझ में आ जाएगा कि ग्रहों की क्या कंडीशन है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रह से ही तो उल्का पिंड अलग हुए हैं, अर्थात थोड़ी बहुत जानकारी उल्का पिंडों से भी हमें हो सकती है, जो हमें होती भी आ रही है। क्योंकि समय समय पर पृथ्वी के अनेक भूभाग पर उल्का पिंड गिरते रहते हैं, उनकी आप जानते हो। लेकिन अगर हम उल्का पिंडों की बात करें तो सारे तो पृथ्वी के हैं नहीं, किसी और के तो हो सकते हैं उल्का पिंड, तो उनका भी अध्ययन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उल्का पिंड के अलावा कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से अपन को पता लगेगा कि वो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग के बारे में जानकारी देते हैं। एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। गुरुत्वाकर्षण बल है वो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग की आंतरिक चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। एक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से भी अपन को पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ के बारे में पता लगता है। और सबसे जो बड़ा कारक है, स्रोत हैं, वो है भूकंप। भूकंप से भी हमें, या भूकंप की कुछ ऐसी क्रियाओं से हमें भूगर्भ के बारे में पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक चीज़ें किस प्रकार की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल हो या चुंबकीय क्षेत्र हो या भूकंप हो, जिससे आप पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और ये ऐसे स्रोत हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, क्योंकि ये सीधे रूप से अपन देख नहीं सकते हैं, हमें सीधे रूप से मिल नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने पहला जो पढ़ा है अप्रत्यक्ष स्रोत, उसमें हमने पढ़ा कि भूगर्भ से जो आंतरिक चीज़ें निकल रही हैं पदार्थ के रूप में, उनकी जानकारी हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग अक्षांश हैं, उन अक्षांशों पर अगर हम बात करें तो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। एक बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र पर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है अपने पृथ्वी के अंदर ऐसी शक्ति जो खींचने की शक्ति है, वो किसी भी पदार्थ को अपनी ओर खींचती है। इसकी तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपने कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी तो तुरंत नीचे आएगी, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ की बात करें तो कुछ ऐसा सिस्टम है अंदर, कुछ ऐसी वजह है, ऐसा बल है जो पृथ्वी को अंदर बनाए रखा हुआ है, उसके पदार्थों को। इसके अलावा वो अपने और प्रत्येक वस्तु को खींचता है। लेकिन पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर या भूगर्भ पर या भूस्थल पर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। जैसे जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाएंगे तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बल हैं। जैसे ध्रुवों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा है, और भूमध्य जो लाइन है भूमध्य, वहाँ पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दो महत्वपूर्ण बातें आपको बड़ी याद रखनी है और समझनी है। जो मैंने पहली बात ये बताई है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा। और जो भूमध्य रेखा है, आपको पता तो है पृथ्वी को कितने लाइनों में बांटा है, मुख्य रूप से 3 लाइनों में। बीच में जो लाइन गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश पर, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। उसके उत्तर में जो एक लाइन है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, उसको कर्क रेखा कहते हैं, या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। उस भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक लाइन गुजरती है। देखो दरअसल ये लाइन है नहीं, सब काल्पनिक लाइनें हैं,
पूरे भूगर्भ को समझने के लिए और विभिन्न स्थानों की लोकेशन समझने के लिए इस प्रकार की हमने अक्षांश और देशांतर चीज़ें बनाई हैं। हम इसको विस्तार से प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, किस प्रकार से हम एक अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी स्थान के समय और उसकी लोकेशन आराम से समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है, कम है। किसकी अपेक्षा? ध्रुव की अपेक्षा। दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर उनकी बात करें तो उनमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो ये बात एक आपको याद करनी है। इसके अलावा अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के मान की बात करें तो जैसे जैसे पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है, जैसे जैसे पदार्थ के द्रव्यमान में अंतर आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के मान में भी अंतर आता है। जैसे एक चीज़ तो हल्की है, एक चीज़ भारी है, ठीक है, तो फिर किस पर ज़्यादा बल लगेगा? जो चीज़ भारी होगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, उस पर बल ज़्यादा काम करेगा। सिंपल सी बात है, ध्यान रखनी है। तो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बल पाया जाता है। अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अलग अलग अन्य ऐसे कारक हैं जिससे अपन को पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी मिल सकती है और मिलती रही है। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। अब अलग अलग स्थानों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल की अलग अलग भिन्नता है, इसको कहते हैं गुरुत्व विसंगति। तो एक शब्द आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्व विसंगति का मतलब क्या होता है। देखो, गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विसंगति यानी बराबर नहीं है, भिन्नता है। मतलब ग्रेविटी एनोमी या एनोमली। तो ग्रेविटी एनोमली या गुरुत्व जो विसंगति है क्या है? तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम स्थानों की जानकारी लेते हैं तो हमें पता लगता है कि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान क्या है? अलग अलग है। इस पूरी चीज़ को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। विसंगति का मतलब ये होता है कि समान रूप से गुरुत्वाकर्षण बल समान जगह पर नहीं है। मतलब पृथ्वी पर अलग अलग स्थान है, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है। जैसे हमने बात की भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है? कम है, और ध्रुवों पर क्या है? ज़्यादा है। इतनी सिंपल बात आपको समझ में आगे होगी। इसके अलावा अगर हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको चुंबकीय जो क्षेत्र हैं उससे भी पता लगेगा, क्योंकि चुंबकीय जो क्षेत्र बल है वो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। उसका जो प्रभाव है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर भी पड़ता है। अर्थात हमें चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, चुंबकीय सर्वेक्षण के माध्यम से भी भूपर्वती के ऊपर जो जानकारी है वो आराम से मिल सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने भूगर्भ से संबंधित जो बातें बताई हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है और प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। प्रत्यक्ष स्रोत में आपने देखा खनन है, कुछ ड्रिलिंग या प्रवेदन तरीके हैं, 2-3 तरीके पढ़े हैं। एक तो मैंने डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बताया है, एक इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट बताया है, ठीक है। सबसे बड़ा जो ड्रिल जो प्रवेदन किया हुआ है वो आर्कटिक महासागर में किया हुआ है, कोला क्षेत्र में, जो 12 किलोमीटर लगभग गहरा है। और ज्वालामुखी के माध्यम से भी हमको आंतरिक भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलती है। सिंपल सी बात है। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर हमने भूकंप की बात की है कि भाई भूकंप भी या हो, या चुंबकीय क्षेत्र हो, या गुरुत्वाकर्षण बल हो, या उल्का पिंड है, उससे अपन को पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये ध्यान रखना है। और आपको ये पता होगा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे चंद्रमा पर 1/6 गुरुत्व बल पाया जाता है पृथ्वी का, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा में क्या है? कम है पृथ्वी की अपेक्षा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, मान कम होगा, वहाँ पर वायुमंडल कैसे पाएगा? चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा में पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं है। और जहाँ वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ ऑक्सीजन या अन्य गैसें नहीं होगी, तो फिर वो निर्वात क्षेत्र बन जाएगा जहाँ पर कोई हवा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में, और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। कल बात करेंगे हम भूकंप की, कि भूकंप के माध्यम से हमको भूगर्भ के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, कौन कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं, एस तरंगे, पी तरंगे, उनकी बात करेंगे, और किस प्रकार से भूकंप का उद्भव होता है, किस प्रकार बनता है, उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा
किताब से भी इस टॉपिक को पढ़ना है और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना है ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए और याद रहे। क्योंकि एक बार में आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ जो तथ्य हैं वो याद नहीं होंगे। तथ्य याद बार बार करने से ही होगा। खैर, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में।